हाय एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो भी कह लो। देखो यार, इस चैप्टर के लिए ना मैं 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ। पहली वीडियो तो ये है जो आप देख रहे हो, दूसरी वीडियो भी आई मेक आई गेस आफ्टर अ वीक, और प्रॉब्ली जब आप देख रहे हो तो बन भी जाए, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। बिकॉज द थिंग इज़ कि मतलब जो दूसरा लेक्चर होगा ना वो मैं और भी ज़्यादा डिटेल बनाने वाली हूँ। लाइक वो बहुत ही एक्सट्रीमली डिटेल्ड होने वाला है, ये भी डिटेल्ड है, बट उसमें मुझे लगता है बहुत डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वीडियो। बट थ्योरी पोर्शन सेम ही रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट कि इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको भी होमवर्क क्वेश्चंस आई विल गिव, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको और कोई भी केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स में चैप्टर चाहिए, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू गेट दैट वीडियो फॉर यू, ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ऐसे टर्म्स जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। सी सॉल्ट हमें पता है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, है ना, मतलब केटायन प्लस एनायन कंबाइन टू गिव सॉल्ट, ठीक है। अब जो डबल सॉल्ट होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो जब अगर लेट्स से पानी में है, अगर वो एक्वस फॉर्म में है, तो उनके इंडिविजुअल आयन्स अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी डबल सॉल्ट है, अगर आप उसको पानी में डालते हो तो उसके इंडिविजुअल आयन्स अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा कार्नलाइट है विच इज़ KCl.MgCl2.6 वाटर। इसको जब आप पानी में डालते हो तो यहाँ पे जो K+Cl-Mg2+ है, ये आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे एंड वो अपनी इंडिविजुअल आयंस की प्रॉपर्टी को शो करेंगे पानी के अंदर। डबल सॉल्ट के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट, ठीक है, एंड पोटाश आलम, जो हम केमिस्ट्री लैब के अंदर इंसुलेटेड एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टर्मिनोलॉजी था डबल सॉल्ट, वो हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। देखो यार, लेट्स से आपके पास है ये K4FeCN6, ठीक है, इन वाटर। अगेन इसने अपने आयंस को डिसोशिएट कर लिया। अब देखो यार क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पर आपका K+ अलग हो गया, बट ये जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में था ना, ये इंडिविजुअली है, ये फर्दर Fe2+Cn- में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मेन जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होता, वो अपने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही रहेगा, बस केटायनिक और एनायनिक पार्ट अलग हो गए, दैट्स इट, जो यहाँ पर हुआ, ठीक है। सेकंड, इसमें एक चीज़ और है कि आप जैसे यहाँ पे Fe देख सकते हो, जो Fe हमारा सेंट्रल मेटल आयन है विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, ठीक है। सो Fe आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगेंड क्या होता है। लीगेंड होता है बेसिकली डोनर एटम, उसमें लोन पेयर होंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है काउंटर आयन। काउंटर आयन देखो, केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। अब जैसे हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये जो K4 आप देख रहे हो, तो बेसिकली जो K+ था ना यहाँ पर, वो यहाँ पर काउंटर आयन की तरह काम करेगा, फाइन। आई डू होप दिस इज क्लियर एज वेल। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे कि Fe, तो उसके आसपास जो भी लीगेंड का जो अरेंजमेंट होगा ना, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। मतलब इस केस में ये कुछ ऐसा बनता, तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। आई डू होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं डेंटिसिटी क्या होती है। सी डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय लीगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब कि देखो, मैंने आपको क्या कहा था, लीगेंड क्या होता है। लीगेंड बेसिकली क्या करता है, लोन पेयर्स देता है, डोनर एटम होता है बेसिकली। यहाँ पे अगर NH2 में बात करी जाए तो एक लोन पेयर है, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ लोन पेयर जो कि लीगेंड डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली, अब देखो एक चीज़ और इसमें बतानी है कि जब हम डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें हम लीगेंड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, और जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सेंट्रल एटम के टर्म्स में होगी। मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आयन। कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन था, उसने कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करा है, विच इन दिस केस इज 6, तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो जब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करी तो सेंट्रल एटम के टर्म्स में था, जब हमने डेंसिटी की बात करी तो वो लिगेंड के टर्म्स में था। यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए यहाँ पे आपको ये भी बता दिया मैंने। फाइन, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अब जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वो किसी बेसिस पर होंगी। सबसे पहला बेसिस हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे वी हैव कटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। फाइन, कटायनिक लिगेंड में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है प्लस चार्ज होगा उसके ऊपर, एनायनिक में माइनस चार्जेस होंगे, न्यूट्रल के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होंगे, राइट, नो चार्जेस देयर ऑन दैट पर्टिकुलर लिगेंड। अब देखो कैटायनिक में एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे NO+ विच इज़ नाइट्रोसोनियम आयन, NH2N3+ विच इज़ हाइड्राजीनियम आयन। एनायनिक में वी हैव क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड मोर, ठीक है, हाइलोजन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं न्यूट्रल लिगेंड में। न्यूट्रल लिगेंड में वी हैव वाटर, NH3 एंड कार्बन मोनोक्साइड। फाइन, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस करने में यूज़ आता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या था कि द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द लिगेंड, डोनेटेड बाय द लिगेंड, सॉरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमारे पास आता है मोनोडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब कि सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट करा जाएगा, बाइडेंटेट में दो लोन पेयर्स को डोनेट करा जाएगा, ठीक है। अब देखो मोनोडेंटेट में एग्जाम्पल्स भी हैव इज क्लोराइडो, एक्वा, अमीन। तो देखो यार इसमें ना ये टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे क्लोराइड इज क्लोराइडो, वाटर का होता है एक्वा, NH3 इज अमीन, MM आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो नेगेटिव होता है ना हमारे पास उसमें आइडो लग जाता है। जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स, उनमें हम आइडो लगा देते हैं, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है, फ्लोराइडो, इस तरीके से। फाइन, एंड देन वी हैव बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड में हमारे पास आता है इथाइलिन डायमीन, ऑक्जेलेट, ग्लाइसिनेट, एसिटाइल एसीटोनेट एंड डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। स्ट्रक्चर्स भी मैंने बना दिए हैं, एंड या दिस इज़ अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। फिर यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, मतलब इसमें एक बार क्वेश्चन आ रखा है, फाइन, तो आपका काम है आपको ये स्ट्रक्चर्स ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है। ग्लाइऑक्सिल का स्ट्रक्चर एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल का स्ट्रक्चर और ऑक्साइम का स्ट्रक्चर, फाइन, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं चलेट लिगेंड पे। अब यार इसकी प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना, चलेट है, चलेट है, आई डोंट नो। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है ना, मतलब जो मेटल है ना आपका वो काफ़ी ज़्यादा से आपको लिंक्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब उसके पास जो लिगेंड्स होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा एकदम नेटवर्क्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एंड दे आर हेल्ड स्ट्रांगली, यही होता है चलेट लिगेंड, ठीक है। फिर आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड पे। पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या होता है कि आपको लोन पेयर भी दिखेगा एंड आपको नेगेटिव चार्जेस भी दिखेंगे, जैसे कि आपका एग्जांपल है EDTA विच इज़ इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है। इसको हम हेक्साडेंटेट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 6 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का जो तरीका होता है ना, नेगेटिव जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनमें आप माइनस चार्ज को काउंट करते हो, जहाँ लोन पेयर होगा उसको काउंट कर लोगे, तो यहाँ पे आपके पास 6 आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, फाइन, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड के ऊपर। एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या होता है कि देखो हमने लिगेंड के बारे में क्या कहा कि उसमें डोनर, वो डोनर आटम होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा अपने। एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या होता है कि उसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइड्स होती हैं, एक से ज़्यादा क्या होती हैं, डोनर साइड होती है उसके पास, ठीक है। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो एक ही लोन पेयर को दान में देगा, ठीक है, जैसे कि साइनाइड, जैसे कि NO2-। फाइन, अब आपके सामने है एक क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन कि आपको बताना है नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स अमंग द फॉलोइंग। आपको जो भी यहाँ पे लिगेंड्स दे रखे हैं उनमें आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड बताना है। तो आपको क्या चेक करना है कि जो गिवन आपके पास लिगेंड है उसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो नाइट्राइट का एग्जांपल हमने ऊपर देख लिया, देखो क्योंकि ना अगर आप नाइट्राइट का स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे देखो N है और O है। अब देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है दान में देने के लिए, तो 2 हो गए ऐसे एटम्स जो कि अपने लोन पेयर्स को दे सकते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। सिमिलरली आपके साइनाइड में भी हो जाएगा, वो अभी हमने ऊपर देखा, कार्बन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है। फिर अगर हम इसमें देखें SCN- में, इसमें सल्फर में भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन में भी है, दोनों दे सकते हैं, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा।
C2O4 माइनस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के सारे जो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसके पास लोन पेयर नहीं बचेगा दान में देने के लिए, बट ऑक्सीजन के पास बचेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास बच रहा है, बट सिंगल लीगेंड आया ना, एम्बिडेंटेट थोड़ी ना हुआ, तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, NH3 में भी सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही है लोन पेयर देने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। और SO4 में देखा जाए तो सल्फर के भी सारे लाइक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स बचेंगे देने के लिए, तो एम्बिडेंटेट तो हुआ नहीं है। और वाटर में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर देने के लिए, तो ये भी एम्बिडेंटेट नहीं हुआ, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, सो आई डू होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी कम टू इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्सेस आप नीचे देख रहे हो ना, ये आपको QA वाला जो चैप्टर है उसमें देखने को मिलेंगे, बट ये एक बार आपने नोट्स में लिख लेना। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपके पास ना 3 काम है। पहला काम है नोट्स बनाना है, दूसरा काम है आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, तीसरा काम है JEE मेन PYQs करने हैं। फाइन, तो जैसे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं, जैसे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, फिशर सॉल्ट, सिस्प्लैटिन, फेरोसिन, टर्नबुल ब्लू एंड प्रूशियन ब्लू। फाइन, ये सारे आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनको आपको लिखना है, एंड इसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम जो है आपकी QA में यूज़ होने वाले हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी कम टू वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी ने क्या बताया, जैसे आपके पास कोई भी अगर एक सेंट्रल एटम है ना, तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब इसको समझते हैं हम। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो लिंक्ड होती है टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी किससे लिंक्ड होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर से लिंक्ड होती है। ठीक है, इसको नोट्स में लिख लेंगे अपने। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करना चाहो तो आपके पास K प्लस अलग हो जाएगा, ये 4, और प्लस आपके पास क्या बचेगा, FeCN6 4 माइनस। ठीक है, आपके पास ये दोनों अलग अलग बचेंगे। अब देखो, अब मुझे ना Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी, तो कैसे हो जाएगा, x माइनस 6 साइनाइड का 1 होता है। ठीक है, -6 इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, तो ये आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर विच इज़ द प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अब Fe के साथ कितने लीगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6 लीगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है विच इज़ द सेकेंडरी वैलेंसी। फाइन, तो आपको डू होप प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, आपको समझ में आ गई होगी। फाइन, अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है विल्किंसन्स कैटलिस्ट विच इज़ दिस टर्न। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो PH3 वाला ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो विच लुक्स लाइक दिस, ऐसा होता है, इसमें फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर होता है एक। फाइन, अगर अब यहाँ पर आपको RH का प्राइमरी वैलेंस निकालना है बेसिकली, तो कैसे निकालोगे, पहली बात तो ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। फाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 3 इंटू 0, दिस इज न्यूट्रल, प्लस -1, क्लोरीन का -1 होता है, ओवरऑल न्यूट्रल एट तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे। नाउ x - 1 इज 0, तो x आपका आ जाएगा 1 विच इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। अब देखो ये जुड़ा कितने लीगेंड से है, ये 3 PPH3 से जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर है दान में देने के लिए, तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगी। समझ में आ गया, तो आई डू होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओके प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने आपको कहा प्राइमरी वैलेंसी इज लिंक्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी में आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में कोवलेंट बॉन्ड। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी होती है डायरेक्शनल एंड नॉन आयनाइजेबल। इसमें हमारे काम का सिर्फ पहली लाइन ही है क्योंकि क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं हमारे। फाइन, ओके नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है बात चमकाओ, ये इसमें क्या है, ओके देखो यार, आपके पास लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स है, बाहर ही आपको Cl दिख रहा है, प्लस Ag प्लस गिव्स यू AgCl। मान लो अगर आपको 1 मोल AgCl मिल रहा है और Ag प्लस आपके पास है रिएक्टेंट में, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरे को 1 Cl तो चाहिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे अगर मेरे पास 2 मोल AgCl बन रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है मेरे को 2 Cl चाहिए और Ag प्लस चाहिए, बैलेंसिंग करके यहाँ पे मैं 2 ला सकती हूँ, वो तो कोई ऐसा पंगा नहीं है उसका। ठीक है, तो इसमें यही बात चमकानी थी आपको। और साथ ही साथ इसमें मुझे आपको ये भी बताना है कि जैसे जो आपके 3D सीरीज़ होते हैं उनमें आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, अब जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन सा समझ लो आप, मतलब बेसिकली मुझे कुछ समझाना है आपको जो आपके क्वेश्चन में काम आने वाला है अभी आगे।
देखो आपके पास 2 मोल AgCl बन रहा है, मतलब आपको Cl2 तो चाहिए, 2 Cl तो आपको चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल गया, और Ag आपको 2 चाहिए तो 2Ag प्लस मिल गया। समझ में आ गया? अब मान लो आपके पास यहाँ पे मेटल है और आपको दे रखा है लिगेंड 3D को बिलोंग कर रहा है, मतलब आप समझ जाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। इसमें क्या है, K4FeCN6 है ऊपर, मतलब यू नो दिस इज +4 एंड दिस इज 4-, है ना, मतलब जब आप ब्रेक करके लिख दोगे तो Fe बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, फाइन। और आपसे लेट्स से बोल रहे हैं कि आपको इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इट इज़ बेसिकली कि आप क्या करो, सबसे पहले तो 26 इलेक्ट्रॉन जो बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थे वो लिख दो, अब माइनस कर दो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, विच इज़ व्हाट, +2। अभी हमने ऊपर भी सॉल्व करा था तो फिर से करने की जरूरत है नहीं, एंड प्लस 6 टाइम्स क्यों करा, बिकॉज 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इनटू इलेक्ट्रॉन्स जिसके साथ इसका लाइक बॉन्ड एक तरीके से बन गया। मतलब कि आप सोचो कि जब ये एक मेरे पास Fe है और मान लो इससे एक Cn जुड़ा, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान में दिया, मतलब एक लोन पेयर को दान में दिया है ना, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एक Cn से जुड़ा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब ये 6 Cn से जुड़ रहा है तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यही लिखा है यहाँ पे 6 2 12। समझ में आ रहा है? फिर से देख लो इसको एक बार, आपने लिख दिया बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस कर दिया आपने ऑक्सीडेशन नंबर उसका, एंड प्लस जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स था उसकी मल्टीप्लाई कर दो कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 36। क्लियर हो गया इतना? तो EN पे भी क्वेश्चन आते हैं, EN कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। फिर अच्छा यार देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो क्यों रहा है, मतलब भाई क्यों, वाई वी हैव टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो यार, जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना तो रीज़न होता है कि हमें स्टेबिलिटी गेन करनी है, कंपाउंड को स्टेबिलिटी गेन करनी है, एंड वो स्टेबिलिटी वो गेन कैसे करता है, वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको नियरेस्ट नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लाता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ना हम कुछ मेटल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो NiCO4 पे क्वेश्चन आ रखा है, और इस MnCO10 वाले पे भी आ रखा है, ठीक है। तो यार देखो, ये स्ट्रक्चर्स आपने थोड़े से ध्यान से देख लेने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो NiCO4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, FeCO5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, CO2 CO8। देखो इसमें ना ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसमें भी मेंस में क्वेश्चन आ रखा है तो इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये 2024 का PYQ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फाइन। नेक्स्ट आप देख सकते हो CrCO6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, Mn2CO10 आप देख सकते हो डाइमर फॉर्म करता है, फाइन। तो अभी स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ हमें इन डेप्थ नहीं जाना, बट आपको ध्यान कौन से रखना है, NiCO4 CO2 CO8 इसमें ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि हमें इसको ध्यान में रखना है। दूसरा Mn2CO10 इसमें डाइमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर में। देखो यार, IUPAC नोमेनक्लेचर पे ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना जब मैं वो लेक्चर बनाऊँगी तो उसमें मैं 6 टाइप्स जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो 6 टाइप्स को प्रॉपरली हमने स्टेप बाय स्टेप लेना है, क्वेश्चंस करेंगे उसमें। बट अभी ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ ऑन द अजम्पशन कि आपको थोड़ा बहुत आता है, वरना तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब देखो, बट समझ आ जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो देखो IUPAC में सबसे पहले जैसे कि आपके पास ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स, आई मीन विच इज़ K4FeCN6। तो K4 इज कैटायनिक पार्ट एंड दिस पार्ट इज अनायनिक विदाउट अ डाउट, है ना। अब देखो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। विच पहला वाला क्या है कि ऑलवेज कटायन विल बी नेम्ड प्रायर टू द अनायन। मतलब कि जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो जो कटायन है वो हमेशा पहले आएगा और अनायन बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट भी वही है, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट वी हैव इज लीगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। लीगेंड सबसे पहले हम लिखेंगे, लीगेंड की नेमिंग पहले हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे है पोटैश हेक्सासायानो। अब देखो पोटाशियम तो क्यों आया आगे, क्योंकि हमने देख लिया अभी कि कैटायनिक भाई पहले आना है, तो कैटायनिक तो पोटाशियम था तो मैंने वो लिख दिया, क्लियर। फिर
हमने देखा कि साइनाइड इज़ द लीगेंड, तो मतलब मेरे को पता है लीगेंड आएगा पहले, बट लीगेंड है कितने, हेक्सा 6 है, तो मैंने हेक्सा यूज़ करा, तो ये जाएगा हेक्सा सायानो, ठीक है। और फिर आएगा फेरेट, अभी देखते हैं वो भी देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे अगर बहुत सारे इस तरीके से आपको लीगेंड्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर FeCl भी है, Br है, NH3 है, ठीक है, वाटर भी है। तो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी, एक्वा, अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, इस तरीके से, एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो उस हिसाब से एक्वा पहले आएगा, फिर आएगा आपका अमीन, फिर आपका ब्रोमो, फिर क्लोरो, इस तरीके से, ठीक है। फाइन, देन व्हाट वी हैव इज़ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि OX इज़ ऑक्जिलेट, 3 ऑक्जिलेट थे इसलिए हमने ट्राई ऑक्जिलेटो लिखा। फाइन, अब यहाँ पे EN है, तो EN में हम देखो बाई ट्राई का यूज़ नहीं करेंगे, हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा। 6 पॉइंट है हमारे पास में कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो जो अनायनिक पार्ट होता है ना, वो सेंट्रल मेटल आयन का होना चाहिए। मतलब देखो कहना क्या चाहती हूँ मैं कि अगर मेरे को इसका नोमेनक्लेचर करना है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट आएगा, तो भाई कैटायनिक पार्ट लिख दो, पोटेशियम है, पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, दैट्स अ मिस्टेक, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, फुल लिखेंगे। फिर मेरे को पता है लीगेंड आएगा, लीगेंड है कितने, 6, तो हेक्सासायानो, और फिर क्या बचा, फेरस बचा, तो फेरस का हो जाता है फेरेट, और फिर आप लिखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया। अच्छा भाई क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे आपके पास है K4FeCN6, ये तो देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है हमारे पास, कोबाल्ट है, फिर NH3 आपको 6 दिख रहे हैं और Cl3 है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मेरे को पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लीगेंड, ठीक है। लीगेंड क्या है मेरे पास में, अमीन है, कितने हेक्सा, तो हेक्सा अमीन, कोबाल्ट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कैटायनिक पार्ट पहले आएगा, एनायनिक बाद में आएगा, और साथ ही साथ हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी, जो कि आ जाएगी +3, दिख रहा है साफ साफ, एंड देन अनायन आ जाएगा विच इज़ क्लोराइड, कहीं कहीं पे क्लोराइडो भी होगा, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, फाइन। नेक्स्ट आते हैं PTNH3 2Cl4, तो इस पर मेरे को पता है पहले लीगेंड आएगा, तो लीगेंड क्या है, अमीन, कितने, डायमीन, तो डायमीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई ऐसा कैटायनिक पार्ट नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी टेट्राक्लोराइडो, क्लोराइड है, कितने क्लोराइड है, 4 क्लोराइड है, सो डायमीन टेट्राक्लोराइडो, एंड देन वी हैव प्लैटिनम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। फिर K2PtC6Cl6 में क्या होगा, तो इसमें कैटायनिक पार्ट दिख रहा है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम पहले आएगा, फिर आएगा मेरा लीगेंड, लीगेंड है मेरे क्लोरीन, कितने, 6, तो हेक्साक्लोराइडो, एंड देन आई हैव प्लैटिनेट विच इज़ ऑक्सीडेशन नंबर 4, ठीक है। फिर आते हैं CrH2O4Cl2Cl, सो ये क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा लीगेंड, डाईक्लोराइडो आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एम्बिडेंटेड सॉर्ट ऑफ है ये, क्योंकि इसमें H2 में भी O है, Cl2 में भी 2 है, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से टेट्राक्लोराइडो पहले आ जाएगा, सॉरी टेट्रा एक्वा पहले आ जाएगा, फिर डाईक्लोरो आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम किसका देख रहे हैं, टेट्रा और डाई का नहीं देखेंगे, एक्वा और क्लोराइडो इसका देखेंगे, क्लोरो का, ठीक है। देन फिर आएगा क्रोमेट, एंड देन अनायनिक पार्ट विच इज क्लोराइड आएगा, फाइन। नेक्स्ट वी हैव कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl3, इसमें कैसे होगा, आप देखो अगेन यहाँ पे भी हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का, तो ये जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फाइन। तो आई डू आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं ऑक्सीडेशन जो IUPAC नोमेनक्लेचर इस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ, साथ ही साथ जो भी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होंगी प्लीज़ इग्नोर ऑल ऑफ दैट, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के आंसर ज़रा छुपा दिए जाएँ, फाइन। तो JEE मेन 2024 का क्वेश्चन वी हैव IUPAC नेम ऑफ PTBr2PME3 होल ट्वाइस, ठीक है। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है इसमें मेरे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड सॉर्ट ऑफ है, तो मतलब ब्रोमो वाली टर्म भी आ रही है, और ट्राई मिथाइल फॉस्फीन PME3 इज ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, तो हमारे पास डाई ब्रोमो पहले आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा डाई ब्रोमो आएगा पहले, सो इट्स गोइंग टू बी डाई ब्रोमो,
ठीक है। फिर आएगा बाय ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, क्योंकि 2 है हमारे पास तो बाय का यूज़ करेंगे बाय, ठीक है। देन वी हैव ट्राई, जो आपका अंदर लीगेंड है उसका नाम विच इज़ ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, एंड देन हम क्या लिख देंगे प्लैटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे जो कि है कितना, जो कि हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। इट्स गोइंग टू बी डाईब्रोमो बाय ट्राईमिथाइल फॉस्फीन प्लैटिनम, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में आया था, इसका नेम आपको बताना है। तो कैटायनिक पार्ट पहले आ जाएगा, तो पोटाशियम, फिर क्या आएगा हमारे पास लीगेंड का नाम विच इज़ ऑक्जेलेट। कितने ऑक्जेलेट, 3 ऑक्जेलेट, तो हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा एक कोबाल्टेट, फेरस का था फेरेट, तो इस तरीके से 8 लग जाता है पीछे, ठीक है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, इसमें आपके पास है PTNH3 होल ट्वाइस Cl NH2 CH3Cl, इसका आपको बताना है। तो यार देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे दिख रहा है डायमीन आ रहा है, क्लोराइडो भी आ रहा है, मीथेन अमीन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से सबसे पहले आएगा डाई अमीन। क्या आएगा सबसे पहले, डाई अमीन, ठीक है। फिर आएगा क्लोराइडो, ए के बाद आ जाएगा C, सो बाय डायमीन क्लोराइडो, एंड देन आएगा मीथेन अमीन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। मीथेन अमीन, बचा क्या मेरे पास प्लैटिनम क्लोराइड, ठीक है। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख दोगे, फाइन। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल CO फॉर्म्स एज अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। देखो यार क्वेश्चन में ना ऑप्शंस भी दे रखे थे, बट मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बट हमें पता है अभी जो हमने पढ़ा उस हिसाब से वी नो, ठीक है, कि ब्रिज किस केस में बन रहा था हमारा CO2 CO8 वाले में, ठीक है। सो हम तो डायरेक्टली इसको मार्क कर देंगे विदाउट एनी डाउट, राइट। नेक्स्ट आते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स इन WCO6 एंड Mn2CO10। तो देखो यार, आपको ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स का सम पूछ रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन, फाइन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन। आपके सामने जो फिगर है वो दे रखा है, ठीक है। आपको बस सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स बताना है। अगेन जो आपको मैंने अभी पीछे बताया था ना एक टॉपिक मेटल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर में, वहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो, फाइन। नेक्स्ट आता है असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन। असर्शन क्या था कि इन NiCO4 एंड FeCO5 metals have 0 oxidation state, ठीक है। एंड रीजनिंग क्या है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स हैज़ लिगेंड केपेबल ऑफ पाई डोनर कैरेक्टर इन एडिशन टू द ऑक्सीजन बॉन्डिंग। देखो यार, सबसे पहली बात तो जब हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कब हो रहा है, व्हेन द लिगेंड इज केपेबल ऑफ पाई डोनर, नहीं पाई एक्सेप्टर, ठीक है। मतलब सिग्मा डोनर होगा वो, पाई एक्सेप्टर सिग्मा डोनर, ठीक है, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। सो हमें दिख रहा है हमारा रीज़न क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पाई डोनर नहीं होता, पाई एक्सेप्टर होता है एंड सिग्मा डोनेटर होता है, डोनर होता है, ठीक है। और अगर हम हमारे असर्शन के बारे में बात करें, तो जो कोबाल्ट है ना वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पे भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो दोनों जो Ni और Fe है उनके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाएंगे। तो असर्शन तो ट्रू है, बट हमारा रीजनिंग जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अब आते हैं JEE Main 2024 के क्वेश्चन पर, विच इज़ एन OH कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला COCl3 and NH3 upon reaction with excess of AgNO3 solutions give 2 mole of AgCl. Consider oxidation state of CO and complex is X, so find the value of X plus N. देखो यार, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख दी विच इज़ दिस, और आपको दिख रहा है 2 मोल ऑफ AgCl है, तो 2 मोल ऑफ AgCl मतलब कि आई वॉन्ट 2 Ag एंड 2 Cl तो होना ही चाहिए, है ना। तो आपके पास
ये था रिएक्टेंट साइड पर एंड यू हैव एक्सेस ऑफ AgNO3 एंड इट इज़ गिविंग यू 2 moles ऑफ AgCl। तो देखो जो कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट है वो 3D सीरीज़ को बिलोंग कर रहा है। तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है? 6। मतलब लिगेंड जिनसे वो जुड़ा हुआ है वो मिला के तो 6 होने चाहिए। साथ ही साथ 2 मोल AgCl है, मतलब 2 मोल Cl मेरे को चाहिए, तो Cl2 मेरा बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन में 3 Cl है मेरे पास, तो 1 Cl अंदर चला गया। तो मतलब जो हमारा कोबाल्ट था उसको 6 लिगेंड से जुड़ना था, उसमें से 1 से तो वो जुड़ गया विच इज़ Cl, बाकी 5 तो NH3 हो जाएंगे ना। तो मतलब यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 5। समझ में आ गया? एंड X क्या था मेरे पास में? X था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेरे को यहाँ पे निकालनी तो क्या हो जाएगा? X प्लस NH3 न्यूट्रल है 0, क्लोरीन का -1 होता है, इक्वल्स टू कितना? अब देखो इसको जब आप पानी में डालोगे तो आपके पास 2Cl माइनस प्लस CONH3 5Cl और ऊपर चार्ज 2 माइनस बचेगा। सो इक्वल्स टू आप -2 कर दोगे, है ना, सॉरी +2 कर दोगे क्योंकि ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव का होगा, तो आपका x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो जो सम है आपका वो 8 आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब दिस इज़ अच्छा क्वेश्चन। इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। लाइक लेट मी शो यू वेट, ये तो इरेज ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आई विल जस्ट शो यू फॉर वंस कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ी देर पहले बताया था उसी पे क्वेश्चन है ये। हाँ ये देखो, मैंने कहा था ना बात चमकाओ, ये जो था ये क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। ये इरेज नहीं हो रहे बट नेवर माइंड, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लिंक्ड है हमारे क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है ये। सो इसमें क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला COCl3NH3 corresponds to 1:1 electrolyte, then primary valency of central metal ion is 1:1। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है रेशियो ऑफ कैटायन और जो एनायन है वो बराबर होना चाहिए। जैसे NaCl के केस में इट इज़ Na प्लस NCl माइनस, तो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम विच इज़ 1:1, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला दे रखा है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको प्राइमरी वैलेंसी बतानी है सेंट्रल मेटल आयन की। मतलब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, समझ रहे हो? सो अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला को ना रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगी कि मेरे को ध्यान में रखना है कि मेरा नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज़, हम कोबाल्ट है, कोबाल्ट मुझे पता है 3D सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ को बिलोंग करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। और मुझे दिख रहा है ये एम्बिडेंटेट सॉर्ट ऑफ होने वाला है लिगेंड, तो मतलब मेरे पास NH3 भी और Cl भी है, ठीक है। तो मतलब कोबाल्ट तो ये अंदर आ गया मेरा, ठीक है, कोबाल्ट अंदर आ गया। अब आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे पास अंदर जो मैं लिगेंड्स लिख रही हूँ उसका सम मिला के मेरे पास हो जाना चाहिए कितना? 6 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं चारों के चारों NH3 को अंदर कर दूं, क्योंकि मैं कैटायनिक एनायनिक पार्ट को तो बाहर रख सकती हूँ, तो अगर मैं एक कैटायनिक एनायनिक पार्ट को बाहर रख दिया तो मेरे पास अंदर तो 4 हो गए। अब मुझे 2 और लिगेंड चाहिए, तो मैं 2 Cl रख दूँगी, ठीक है। देखो यार ये इस टाइप के क्वेश्चन ना ऐसे ही होते हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं 2 Cl को अंदर रख दूँगी, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो क्या हो जाएगा? X प्लस NH3 तो न्यूट्रल है तो 0, और Cl कितना हो जाएगा? मतलब प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आई डू होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट VBT विच इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखो इसमें ना VBT है एंड यू हैव 2 more थ्योरीज, ठीक है। एंड आपका जो VBT है ना, सिर्फ इससे आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। मतलब मैंने आपसे जो रीज़न कहा था ना कि मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे, मान लो अगर मैं VBT कोई क्वेश्चन करा रही हूँ VBT की थ्योरी पढ़ के, तो उसमें मैं ऐसे VBT ही लगाऊंगी। और होता क्या है ना कि मतलब अब मेंस में तो किसी को पता नहीं है कि तुम कोई क्वेश्चन VBT से कर रहे हो या CFT से कर रहे हो, वो तो मेंस में किसी को नहीं पता। तो मेंस में हम कर लेते हैं थोड़ी सी चीटिंग मतलब कि हम CFT यूज़ कर लेते हैं VBT में ही,
ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें मैं वीबीटी से ही क्वेश्चन कराऊंगी, जो वीबीटी वाला होने वाला है, सीएफटी से सीएफटी वाला ही करेंगे। बट जो सेकंड वीडियो होगी ना, उसमें दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो और आप खुद भी कन्फ्यूज़ ना हो। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे आप खुद, कन्फ्यूजन तो मतलब आएगी, बट आई मेक श्योर टू क्लियर इट अप। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो सेकंड वीडियो होगी, ताकि उसमें मैं आपको दोनों चीज़ें कंबाइन करके बता सकूँ, क्लब करके मैं आपको वो दोनों टॉपिक्स को क्लब करके बताऊँ और उससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो। वो मेरा मोटिव रहेगा उस सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में वीबीटी पढ़ेंगे तो वीबीटी से ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें डाउट आपको आएंगे, बट उन डाउट से क्वेश्चन आपको सीएफटी में मिलेंगे। ठीक है, वो हम आज की वीडियो में देख लेंगे। बट द थिंग इज़ कि जो सेकंड, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसमें दोनों टॉपिक्स को क्लब करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ना, मेरा मतलब वही मुद्दा है उस वीडियो के अंदर। फाइन, तो घबराना नहीं है, समझ इसमें भी आएगा, बट थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे। फाइन, ओके, बैक टू द टॉपिक। वीबीटी, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ना, तो आप वेकेंट ऑर्बिटल देख लो कितने हैं। अब जैसे कि ना, इसमें आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। वीबीटी ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला। आपको क्वेश्चन में अगर कार्बन और नाइट्रोजन दिख जाए डोनर एटम में, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑक्सीजन और हैलोजन दिख जाए तो वीक फील्ड लिगेंड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, यू हैव K4FeCN6, सेंट्रल मेटल आयन है आपका Fe। ठीक है, अगर आप Fe की वो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो वो 3d6 4s2 हो जाएगा। +2 में लिखोगे तो यही आपका हो जाएगा 3d6 4s हो जाएगा आपका 0। समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। सेंट्रल मेटल आयन मेरे को पता चल गया Fe है। ठीक है, अब Cn मतलब इसमें जो डोनर है वो कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब देखो यार, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पता है क्या होता है, लाइक आई जस्ट टेल यू व्हाट इट एक्चुअली इज। देखो 3D के लिए हम डब्बा बना लेते हैं, हमारे 5 डब्बे में चाहिए होते हैं, 1 2 3 4 5, या वी हैव 5 डब्बाज हियर नाउ। इसमें हमने क्या करना है कि हमारा 3 जो Fe2+ था, Fe2+, वो क्या आ रहा था 3d6 4s0, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, 1 2 3 4 5 6, ये भर दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है ना, पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये कैसा सा दिखेगा आपको, अब आपको ये कुछ इस प्रकार दिखने वाला है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाती है। तो अब आपके पास 2D खाली बचे, D2 खाली बचा। आपको पता है 3D के पास 4s भी आएगा, आपके पास एक s बचा, फिर 4p आएगा, 4d आएगा, इस तरीके से। तो आपके पास क्या बचा, D2 बचा, एक s बचा और p3 बचे, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा ये, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्योंकि अब इसमें आप देख सकते हो जो इनर D है वो वेकेंट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, वो कुछ इस टाइप से बन रहा था, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बन रहा था ना। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एंड डायमैग्नेटिक होने पे से इसको हम बोलेंगे एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, तो आई डू होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसी टाइप से अप्रोच रखनी पड़ेगी क्वेश्चन में भी। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो वीबीटी ने नहीं बताया कि SFL और WFL क्या होता है, नहीं बताया, बट ये इन दो लाइन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो K4FeF6 में क्या होगा, मेरे को दिख रहा है सेंट्रल मेटल आयन तो मेरा Fe ही है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, +2 आएगा, विच इज़ द प्राइमरी वैलेंसी। पिछले टॉपिक्स को भी क्लब करते रहेंगे हम साथ ही साथ। अब देखो Fe2+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3d6 4s, तो 0 हो जाएगा। तो 3D में 6 आ गए, तो मतलब कि जब आप इसके डब्बे बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5, छठा यहाँ पे आ गया। अब जो आपका F होता है ना, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्या ये एक वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है,
तो अब क्या होगा यहाँ पे कि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। साथ ही साथ आपको एक बात मैं और बता दूं कि जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो पॉसिबिलिटी होती हैं, D2sp3 या फिर sp3d2। D2sp3 कब हो रहा था? जब आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जब आपके जो इनर ऑर्बिट्स थे ये वेकेंट बन जा रहे थे, तभी तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी। तो वो केस यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग अंदर हो नहीं रही। तो मतलब ये कैसा हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। और क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होने की वजह से इट विल हैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ये। फाइन, आई डू होप दिस इज़ क्लियर एज वेल। फाइन, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी और बात बता दी जाए। VBT वॉज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट आई शुड से, बिकॉज इसने हर क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे, तभी हम CFT से क्लब करके क्वेश्चन करते हैं। एंड फॉर दैट सेक आई मेक दैट डिफरेंट वीडियो एज आई मैंशन अर्लियर। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 या 6 हो सकता है, मीन्स में 4 और 6 पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो 6 होगा। फाइन, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, sp3 और DSP2। हाँ ठीक है, sp3 में आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा एंड DSP2 में स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है, दो पॉसिबिलिटी है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनता है। फाइन, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ना NiCl4 का, ये क्वेश्चन भाई आपका होमवर्क है, करना है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आंसर आप कमेंट्स में लिख सकते हो। फाइन, ओके। एंड इसमें एक काम की बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका Cl है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड है। बस इतना बताना था मेरे को। ये सवाल आपने खुद करना है होमवर्क में। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव और क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। वी हैव NiCN4 2-। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सेंट्रल मेटल आयन तो मेरा निकल है। सेंट्रल मेटल आयन मेरा क्या है? निकल है। ठीक है, Cn क्या है मेरा? Cn इज द लीगेंड। अब लीगेंड कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ कार्बन नाइट्रोजन दिखेगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखेगा वो हो जाएगा वीक फील्ड लीगेंड। उसका ध्यान रखते हुए तो क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे आखिर इतने सारे। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बढ़िया, इसमें आप निकाल लो Na की क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। वो आएगी +2। तो आपने Na2+ के लिए लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा D3D8 4s, तो अब 0 हो जाएगा। अब आप इसमें बनाओ डब्बा, मतलब दिस ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, आपके पास D में 8 इलेक्ट्रॉन है, दिस गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ना, तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो गई मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से उड़ा दो अब इसको भाई। ठीक है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अरे अरे अरे, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये यहाँ पर आ गया, बैक। फाइन, अब क्या होगा? पेयरिंग हो गई। अब जब पेयरिंग हो गई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गया। ठीक है, तो अब आपके पास एक D बचा, फिर आपको पता है ऐसा आएगा फिर P2, तो DSP2 ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और DSP2 अभी मैंने देखा था स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। फाइन, एक्सेप्शंस देख लो यहाँ पे। NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करेगा इन द केस ऑफ Fe2+, Mn2+, Cobalt2+। ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड है फॉर CO+3 एंड Cu2+, मतलब एक्सेप्शंस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। फाइन, देखो यार, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक्सेप्शन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक्सेप्शन तो आएगा ही फॉर श्योर। अब देखो जो NiCO4 होता है ना, इसमें क्या होता है, मतलब CO क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हाँ, CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेरे को दिख रहा है। अगर मैं Ni की जो लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ यहाँ पे, तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी 0, बिकॉज CO तो हमें पता है क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो यार यहाँ पे जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम सिर्फ Ni वाली लिखोगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? 3D8 4s2। इस हिसाब से तुम फिल करोगे तो बेसिकली ना तुम्हें DSP2 दिख रहा होगा, बट द थिंग इज़ यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्पेशल केस है, याद कर लो। ठीक है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। फाइन,
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया है। देखो भाई, ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला तो याद ही नहीं होगा काफ़ी बच्चों को, तो फॉर्मूला बता देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू म्यू प्लस 2, जहाँ पे जो म्यू होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो फॉस्फोरस, सॉरी इट्स नॉट फॉस्फोरस, दिस इज PQR, आई एम सो सॉरी। तो आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, फाइन। अब देखो कॉम्प्लेक्स सबसे पहले जो हमारे पास, उसकी बात करते हैं, विच इज़ Fe(F6)3-, ठीक है। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो इन जनरल ये कॉन्फिगरेशन होती है, बट मैं क्या लिखूँगी, क्योंकि अब मेरे को Fe3+ के लिखनी है, तो वो ये हो जाएगी, विच इज़ 3D5 4S0, ठीक है। मेरे को पता है F- एक वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग तो भाई यहाँ होनी नहीं है। और 3D5 मतलब D का डब्बा बना दो, 5 इलेक्ट्रॉन भर दो। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहा है, मतलब जब तुम अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू म्यू प्लस 2 करोगे तो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 7 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट ऑफ 35 हो जाएगा। 7 5 35, हाँ ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं Q जो था हमारा, जो कि ये था, ठीक है। V इज़ वेनेडियम, वेनेडियम पे चार्ज आ गया +2 का। अब तुम इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। +2 लिखोगे तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दो, तो 3D3 बचा। 5 डब्बे बनाओगे तुम अगेन ऐसे 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 करके, और 3 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें μ3 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 5 हो जाएगा, विच इज़ अंडर रूट ऑफ 15 हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ Fe वाटर 6, मतलब FeH2O6 चार्ज 2+ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Fe का प्राइमरी वैलेंसी 2 है, तो Fe2+ के लिए लिखोगे तो 3D6 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम बना दोगे डब्बा और इलेक्ट्रॉन भर दोगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 4 बचेंगे इस केस में। तो तुम्हें ना ये अंडर रूट ऑफ 35, अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 6 4 24 ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका म्यू ज़्यादा है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारे P वाले का, फिर हो जाएगा R वाले का, फिर हो जाएगा Q वाले का। तो था ना यार ये बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हारा 11th क्लास का भी कॉन्सेप्ट आ गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का, फाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव JEE मेन 2022 का क्वेश्चन। देखो उसमें लैंग्वेज वगैरह तो मैंने उड़ा दी, मेन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मुझे याद है ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन में आ रखा है, ठीक है। उसमें तुम्हें ये 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें पूछी थी। तो तुम्हें बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट आता है तुम निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NiCN4 2- वाले पे Cn की प्राइमरी वैलेंसी 2 है, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, S में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दोगे, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। अब Cn क्या है, Cn मुझे पता है, ये तो भाई मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी, इसमें पेयरिंग हो गई, सिर्फ एक D बचा, बाकी फिर sp2 आ जाते हैं ना, तो DsP2 तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, डायमैग्नेटिक हो गई क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, पेयरिंग हो गई क्योंकि सिंपल। NiCO4 अभी हमने देखा था क्या है, स्पेशल केस था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, हाँ ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, मतलब कि वेट फॉर अ मिनट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कहाँ चला गया वो पेज, हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, फर्दर मूविंग ऑन वी हैव NiCl4 2-, तो इसमें Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखोगे, S में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे, D में 8 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। क्लोरीन तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, तुमने देखा था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड थे, तो पेयरिंग नहीं होगी, तुम्हारा डब्बा कैसा बनेगा, दिस and then you just fill the electron 1 2 3 4 5 6 7 8, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होने से रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है, क्योंकि D तो बचा नहीं ना, क्योंकि D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब भाई JEE मेन 2023 का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस सवाल में आपसे ना मुझे याद आ गया क्या था, इसमें पूछ रहा था ऑर्डर बताना था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से। तो भाई इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे करा दी तुम्हें,
1 2 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पर देखो ना, 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन। भाई 9 क्वेश्चन बहुत होते हैं कोई भी टॉपिक समझाने के लिए। तुम्हारा एक क्वेश्चन गया होमवर्क में, अब थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है भाई, करके आना है तुम्हें अभी, ठीक है। होमवर्क में करके लाओ, डाउट्स हो गए तो कमेंट में पूछ लेना, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जेई मेन PYQ 2024 का, मेटल कॉम्प्लेक्स विच इज़ डायामैग्नेटिक। तो आपने क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, CuCN4 3 ऐसा हो गया, और Cn तो न्यूट्रल होता है, नहीं न्यूट्रल नहीं होता, -1 होता है। सो हो जाएगा x प्लस 4 × -1 इज़ -3, तो -3 -4 दे गया +3, तो x की वैल्यू आ गई +1, ठीक है। x की वैल्यू इज़ +1। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1 पार्शली फिल्ड ना, जो हम स्पेशल केस में पढ़ते थे बचपन में 11th क्लास में। फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, भर दो इसको, डिश 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 भर दो, 1 2 मतलब ऐसे भरते नहीं है, 1 2 3 4 5, एक डब्बा एक्स्ट्रा बना दिया, फिर यहाँ से 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तुम्हारे पास अब इसमें, समझ में आ गया, फाइन। नेक्स्ट आते हैं CFT पे। ये कांग्रेट्स, हमने एक मेजर पार्ट ख़त्म करा है चैप्टर का, अब बस क्रिस्टल फील्ड लेकिन ख़त्म कर लेंगे ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो एक और बड़ा पड़ाव हमारे चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ या CFT अगैन, फाइन। CFT तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, इसको इसने माना कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है ये, और जो लीगेंड होता है कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, लीगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा DNF ब्लॉक का पार्ट आने वाला है, सो लेट्स वॉच इट आउट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें पता है dxy dy z dxz dx² y² dxz², ये सारे डीजनरेट होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब देखो यार, हमें पता होना चाहिए डीजनरेट क्या होता है। डीजनरेट बेसिकली मतलब होता है कि लाइक दे हैव द सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। और डीजनरेसी ब्रेक हुए मतलब कि अब उनका एनर्जी सेम लेवल पर नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है उनमें, ठीक है। तो जब कोई भी लीगेंड फील्ड नहीं होता डी ऑर्बिटल के अंदर, डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास, तो अगर कोई भी लीगेंड से वो नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब वो लीगेंड फील्ड में अगर नहीं है, तो वो डीजनरेट, दे हैव द सेम लेवल ऑफ एनर्जी। बट जब उनके पास एक लीगेंड अप्रोच करते हैं तो उनकी एनर्जी ना इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज एनर्जी होने की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की T2G और EG के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या होता है फिर ना, स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग को आप डेल्टा से डिनोट करते हो, तो dxy dyz dxz एक तरफ हो गए, dxy y² dz² ये एक तरफ हो गए। तो बेसिकली डी ब्लॉक जो है हमारा डीजनरेट रहता है कब तक, जब तक उसमें लीगेंड नहीं है। लीगेंड अगर आ गया तो उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो आपके पास कुछ इस टाइप से स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी आपको, फाइन। तो अब क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो फैक्टर्स जो कि स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अट्रैक्शन बिटवीन लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। सो आपको पता है जितना ज़्यादा अगर लीगेंड और सेंट्रल मेटल आयन का अट्रैक्शन हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, क्योंकि अब भी हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव चार्ज किसका था, सेंट्रल मेटल आयन का, तो जितना वो बढ़ जाएगा तो नेगेटिव की भी, तो नेगेटिव वाली जो टेंडेंसी है वो भी तो बढ़ जाएगी ना, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग और होगी। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। तो यार देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, अच्छा हाँ ठीक है वेट, जो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड का। मतलब वही बात है ना कि हम क्वेश्चंस को क्लब करके करते हैं। तो जो लीगेंड है, मतलब मेरे पास ये आया कहाँ से कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड है, वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया कि जो स्प्लिटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है लीगेंड में, वीक फील्ड लीगेंड में कम है, यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव, जैसे कि मैंने डायग्राम्स बना दिए हैं, dxy dyz dxz dx² y² dz², तो ये तीनों हैं T2G
और ये है Eg। और होता क्या है कि जो Eg होते हैं ना वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस में मैक्सिमम रिपल्शन होता है, और बेसिकली जहाँ पर ये सेपरेट हो रहे हैं उसको कहते हैं बारी सेंटर, ठीक है, बारी सेंटर कहते हैं। और ये है T2G जो कि अलोंग द एक्सिस नहीं होते, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ना बिटवीन द एक्सिस हैं, और ये अलोंग द एक्सिस हैं। अलोंग द एक्सिस में ज़्यादा रिपल्शन होता है और इसको हम कहते हैं Eg। ये हो गया हमारा T2G जहाँ पे बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एंड डीजनरेसी जहाँ पे ब्रेक हो रही है उसको हमने बोल दिया बारी सेंटर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक ना मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप इसको याद करो, बट थोड़ा सा मेमोराइज रहना चाहिए। बट अब क्या है कि अगर आप इसको याद नहीं करते और मेमोराइज नहीं करते तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि 2023 में सवाल आ रखा था इसके ऊपर कि आपके पास ये लिगेंड्स दे रखे थे और आपको ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बताना था। तो इसी टेबल का अगर आप प्रयोग करोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और ये ऑर्डर में ही लगा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। S2-, ठीक है, फिर ऑक्सलेट, फिर NH3, फिर EN, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हमें दो टर्म्स में पढ़ना है, एक है ऑक्टाहेड्रल टर्म्स में, एक है टेट्राहेड्रल टर्म्स में। है क्या इसमें यार, देखो या हियर वी हैव इट। तो देखो ये है 5 डब्बे बना दिए हमने डी ब्लॉक के, ठीक है, और हमने क्या करा, मतलब एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, लिगेंड ने अप्रोच करा, एनर्जी बढ़ गई तो स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई तो ये इसके 2 डब्बे, ये इसके 3 डब्बे, ठीक है। दिस इज dx², y², दिस इज dz², दिस इज dxy, yz, xz, ठीक है। दिस इज T2G, दिस इज Eg, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड तो यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होगा। आप इन डबल हेडेड एरो से समझ सकते हो इस बात को, ये और ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, डब्बे अलग हो गए, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड है तो ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, वीक फील्ड लिगेंड में कम होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम, लेट्स से आपके पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले आप T2G में से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करोगे। तो आपने क्या करा, आपने 3 डब्बे बचे थे आपके पास ना, तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, देन यू गो लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये ऑर्डर कैसा है मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपने पहले इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, मैं प्रोनाउंसिएशन वो क्या हो जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे। अब आप सोचोगे यार ये यहाँ भरेंगे अब हम या वापस यहीं हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो एनर्जी का ये जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा समझो आपका इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे जंप करके अब जा नहीं सकता, तो वापस यहीं से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये ऐसे 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 भर जाएगा, समझ में आ गया ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो T2G में जो था 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और Eg में हो गए 0। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर यही वीक फील्ड लिगेंड होता तब क्या करते? वीक फील्ड लिगेंड केस में ऐसा नहीं होता, तब कैसा होता देखो, ये रहे आपके 3 डब्बे, पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, दूसरा भरोगे, तीसरा भरोगे। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या है ना, ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो अब ये जो 2 ऊपर डब्बे थे ना ये वाले, ये यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ गया तो 5 भर गए। अब छठा वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और Eg में 2 आ जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? आई डू होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बड़े ही पेशेंस से आप लोग को बताया है, ये ऑक्टाहेड्रल स्पेसिफिक है, ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्पेसिफिक, फाइन। और ये जो मैंने भरा था, आप ऐसा समझो कि 6 लिगेंड्स के केस में भरा था मैंने। क्लियर हो गया? क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, विच इज़ अ पेयर ऑफ लोन पेयर, मेरा मतलब, सो सॉरी, ठीक है। एंड हियर द लिगेंड्स वर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, फाइन। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस से समझाया है मैंने आपको, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतने पेशेंस से बताया।
टेट्राहेड्रल के केस में भी देख लो, यहाँ पे 4 लिगेंड्स आ रहे होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है ये, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है। समझ रहे हो बात को? ओके, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा देखते हैं। 5 डब्बे बना दिए हमने, देन डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या हुआ कि 3 डब्बे आपके पास डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, फाइन। यहाँ वाले केस में और वहाँ वाले केस में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, पहला डिफरेंस नंबर ऑफ लीगेंड्स का था, ये 6 लीगेंड्स के लिए 4 के लिए, भरने वाला पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक बात मैं और बता दूँ कि जो स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, मतलब एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं। और स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में ज़्यादा है, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में है, ठीक है। और अभी आपको इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ, इस ऑर्डर के ऊपर अगेन एडवांस टाइप का एक क्वेश्चन 2019 मेंस में आया था। इस ऑर्डर को ध्यान से देख लो कि जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ज़्यादा है, फिर एक्स वाई में है, फिर जेड स्क्वायर में, और एक्स जेड वाई जेड का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 2019 का, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स अलोंग जेड फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो आपको पता है एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है, फिर एक्स वाई में है, फिर जेड स्क्वायर में, और एक्स जेड वाई जेड में बराबर होती है, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने इसे क्यों बोला एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आपको ये ऑर्डर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। तो क्या यही एक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम बोल देंगे ये एडवांस लेवल क्वेश्चन था? नहीं, बट स्टिल दिस इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फाइन। अब इसी से संबंधित कुछ और बातों को भी हम देख लेते हैं। देखो 5 डब्बे बना दिए, डी ऑर्बिटल आपका बन गया, फिर डीजेनेरेसी ब्रेक हुई। हम 2 केस में देख लेते हैं इसको, एक बार वीक फील्ड लीगेंड, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। सो लेट्स से आपके पास 5 थे, ठीक है, लीगेंड्स, तो आपने 1 2 3 यहाँ भरा और यहाँ पे भर दिया। वीक फील्ड लीगेंड के केस में तो आपको पता ही है एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा तो है नहीं, तो ये यहाँ पे भर जाएगा, ऊपर भर दिया आपने। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव 0.6 डेल्टा नॉट है, यहाँ पे माइनस 0.4 डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर आपको CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.6 डेल्टा नॉट विच इज इक्वल्स टू 0। करा कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक एनर्जी प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस द टाइम्स ऑफ एनर्जी, और वहाँ से आपका कैलकुलेट करके CFSE आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 0 है, बिकॉज ये -1.2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 1.2, तो कैंसिल हो जाएगा ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड केस में अगर होता तो क्या होता कि 1 2 3 भरा, अब यहाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस यहीं से भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसने नीचे ही भरा, ठीक है। CFSE निकालोगे 5 टाइम्स ऑफ माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो ये क्या है कि इनिशियली आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड नहीं थे, यहाँ पे मैंने वैसे बनाए नहीं है, माय बैड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं थे, बट बाद में पेयर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्ड आप देख सकते हो ना इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं थे, बट अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिल गए, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, कि पहले तो कोई भी पेयर्ड नहीं था बट 2 यहाँ पर पेयर्ड हो गए हैं, तो आपको 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो या हियर यू हैव इट। ये अगेन ऑक्टाहेड्रल स्पेसिफिक मैंने बनाया था, टेट्राहेड्रल के केस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पे 0.4 डेल्टा नॉट हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा पॉजिटिव का 0.6 डेल्टा नॉट। Sorry, this is positive and this one will be negative, as you guys can see over here. टेट्राहेड्रल में ऊपर 0.4 डेल्टा नॉट, नीचे -0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगा, फाइन, ओके। एंड देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर व्हाट वी हैव हियर। हाँ, मुझे आपको यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट थोड़ा बताना था, और कि देखो यार, जैसे आप ये देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं इसमें, ठीक है।
अब आपने कर दिया इसको स्प्लिट, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के मैंने केसेस बना लिए यहाँ पे। वीक फील्ड लिगेंड में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 1 2 3 4 5, छठा नीचे वापस। तो इसमें कैसे हो जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ -0.4 डेल्टा नॉट, तो 4 टाइम्स ऑफ -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहीं हो जाएगा, वो ऊपर जंप नहीं करेगा। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था, लास्ट में तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मतलब मेरे को जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयरिंग एनर्जी आ रहा है मुझे उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें ये बात? ठीक है, ओके। मेन्स 2024 का क्वेश्चन है। द थिंग इज, इस क्वेश्चन में ना अगर आपने एक पार्ट सॉल्व करा तो उससे आपका आंसर बन रहा था, मतलब इसमें जो ऑप्शंस थे ना उसमें ऐसा था कि अगर आपका एक आंसर आ गया तो वही था, मतलब समझ रहे हो तुम घर के सारे कैलकुलेट कर लेना, बट मैं तुम्हें ये ऑप्शन बताती हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। देखो, CrH2O6 3+, Cr की कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे 3d5 4s1, फिर उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे +3 है, तो Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे तो 3d3 आया तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हें पता है कि जो वाटर है वो क्या है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये कुछ ऐसा सा हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3। ठीक है, अब तुम्हें पता है T2G में जाएगा और EG में जाएगा, तो अब क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। बढ़िया है, एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, अब यहाँ पे तो थे ही 3 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तुम ऊपर तो जाओगे नहीं ना, तो ये T2G 3 हो गया और EG में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, तुम्हारा आ गया ऑप्शन नंबर 2, मतलब A का 2 हो गया मैच। बाकी घर पे भाई तुम बाकी अपने मैच करा लेना। ठीक है, अगेन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, मुझे याद नहीं है बट चौथा है शायद ये। फाइन, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन वी हैव, अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मेंस 2023 का क्वेश्चन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड देयर आर डैश पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, सो यू हैव K4 FeCN6 4-। यहाँ पे क्या होगा कि मतलब तुम जब इसे वाटर में डालोगे तो तुम्हारे पास 4 मोल्स ऑफ K+ आएंगे एंड प्लस यू विल हैव FeCN6 4- एज यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने। ठीक है, नाउ अब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया 2 है, तो आपने पहले Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, फिर आपने Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। तो जब आप Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दोगे, तुम्हारे पास D में 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो मतलब तुम्हारे पास ऐसा हो गया अभी दिस, सो हियर यू हैव एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग तो होने से रही है। अब तुम इलेक्ट्रॉन्स को T2G और EG में भर दोगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तुम्हें पता है एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो तुमने क्या करा, 3 ऐसे और ये 2 ऐसे बना लो। तुमने पहला भरा 1 2, सॉरी, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये एक ही है ये, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। वाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EG में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भरेंगे। क्लियर हो गया? तो तुम्हारे पास यहाँ पे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और EG में 0। तो यार द थिंग इज़ कि हमें थ्योरी आनी चाहिए, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी को रिवाइज करते रहना है। अब यार यही देखो, एक सेकेंड, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं T2G EG में इलेक्ट्रॉन्स भरना, और उसी पे मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन T2G EG में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं, तो पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 3 टू दिस क्वेश्चन। फाइन, ओके। फिर आते हैं एक और JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 4- एंड FeCN6 3-। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN इतना दिख रहा है, जो चीज़ें दिख रही है ना क्वेश्चन देखते उसे लिख लो एक बारी। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 4- एंड FeCN6 3-। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, Fe
ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पे आपका +3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3d6 4s2 इन जनरल ना। +3 में क्या होगा, +3 में हो जाएगा 3d5 4s0। तो तुम्हारे पास जब तुम 5 डब्बे बनाओगे इस प्रकार से, तो तुम इलेक्ट्रॉन्स भरोगे यहाँ 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 यहाँ। अब तुम T2G के लिए ब्रेक कर दोगे, मतलब 1 2 3 यहाँ भरोगे, 2 यहाँ भरने। अब तुमने ये मैंने लेवल्स बना दिए हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे CN था, ठीक है। तो CN मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ भर दिया, ठीक है। तो जब आप इसका T2G के फॉर्म में लिखते तो वो T2G5 EG0 हो जाता, ठीक है। बट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं है, हमें यहाँ पे ना sp3 ये सारी चीज़ें मतलब हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखनी है उस पर आ जाते हैं हम। बेसिकली मुझे ये था कि मैं आपको इसमें भी T2G का क्वेश्चन करा दूँ, तो क्योंकि 2 तो हमने पहले कर लिए थे, तो इसमें भी सोचा आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इसमें आते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर आपके पास मतलब 3d5 4s0 ये दे रखा है, और आपके पास CN है। CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग हो जाएगी। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3, ये जो दोनों थे पेयरिंग में चले जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ये एक अनपेयर्ड बचा, यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर 2 D खाली हैं, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके आ गई। तो ये तो उड़ गए आपके। फिर ये भी वैसे तो उड़ ही गया, ठीक है। बट आप MnCN6 4- का भी निकाल। तो अब हम Mn वाले केस में आ जाते हैं, विच इज़ MnCN6 4-, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मतलब Mn इज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हो जाएगा 3d5, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये भी, तो आप ऐसे डब्बे बना दोगे, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप पेयरिंग कर दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल गई। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका, वो पहले ही पता चल गया था, बट ठीक है आप निकाल लो सारी क्या जा रहा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव JEE मेन PYQ 2020। अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मतलब एडवांस लाइक टाइप, ठीक है। बट इसमें अगर आपको बस एक चीज़ अगर आपको पता है, एक रिलेशन अगर आपको पता है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और अगर आपको वही एक रिलेशन नहीं पता, तो आपसे वो क्वेश्चन बन पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन कि सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 3 complexes 1 2 3 of Mn2+ ion are provided below. Their lambda max values are marked as ABC respectively. The correct match between complex and their lambda max values is. यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी काम आने वाली आपकी, कि देखो जब स्प्लिटिंग होती है ना, तो लैम्डा कम हो जाता है। जो लैम्डा एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है इनका, फाइन। अगर आप पहला केस देखो, यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड है, और F- भी मेरे को पता है वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 मेरे को पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिकॉज जहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन आता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का मतलब स्प्लिटिंग इसमें बहुत ज़्यादा होगी, तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कम। तो मतलब जो थर्ड वाला है ना मेरा, उसमें लैम्डा M जो है ना, सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो थर्ड है उसका A होना चाहिए ना। सो अरे वाह, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है।